इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखिका हैं बेचेंद्री पाल। पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड है, लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो एवरेस्ट को सागरमाथा ही कहते हैं। नेपालियों में ये सागरमाथा के नाम से ही प्रसिद्ध है और इसका स्थानीय अर्थ है सागर के माथे के समान। उसके विशाल भव्य स्वरूप को देखकर लेखिका को ये नाम अच्छा लगा। थर्ड है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? एवरेस्ट को निहारते हुए लेखिका ने एक भारी बर्फ का फूल, जिसे नेपाली भाषा में प्लूम कहते हैं, वो देखा। वे उन्हें पहाड़ की चोटी पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, हिमस्खलन में से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? तो हिमस्खलन के हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4 घायल हुए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में प्राकृतिक दुर्घटनाओं और मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये कि इसमें इन खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं और मृत्यु भी होने के चांसेस होते हैं। 6 है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु हिमपात में अनिश्चित बदलावों तथा जलवायु के प्रतिकूल होने के कारण हुई। 7 है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? तो कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। मीन्स 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। 8 है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय ये कहते हुए दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं है। 9th क्वेश्चन है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? कर्नल खुल्लर ने लेखिका की सफलता पर यह कहते हुए बधाई दी कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। प्रश्न उत्तर का नेक्स्ट पार्ट है ख भाग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका को नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर बहुत अच्छा लगा। वे हैरान होकर, या आप कह सकते हो कि आश्चर्य से भरकर उसे निहारती रही। वे एवरेस्ट के सौंदर्य को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर बहुत प्रभावित हुई। लहोत्से और नुत्से की दुर्गम ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को भी लेखिका देर तक देखती रही। नेक्स्ट है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? तो इसके उत्तर में अब लिखेंगे कि डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें अग्रिम दल के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने दल को लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना इत्यादि जानकारियाँ दी। तीसरा प्रश्न है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? लेखिका की तारीफ में तेंजिंग ने कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है, उसे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। रोमांचक कठिन कार्य करना लेखिका का शौक था। पर्वतीय लड़की होने के कारण लेखिका पर्वतीय स्थानों की अच्छी जानकार थी
और एवरेस्ट का ये उनका पहला अभियान था। तेंजिंग का प्रोत्साहन, मतलब तेंजिंग ने जो उन्हें प्रोत्साहन दिया, जो मोटिवेशन दी, वे उन्हें अच्छी लगी। नेक्स्ट है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को लोब्सांग, की जय, एंडी शेरपा और अंगदोर्जी तथा अन्य 8 शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका सबसे पहले साउथ कोल पहुंच गई थी। अगले दिन सुबह 6:20 पर वे केवल अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई पर चल पड़ी, जबकि कोई भी दूसरा व्यक्ति साथ चलने को तैयार नहीं था। खतरों से जूझना उनको अच्छा लगता था, तो इसलिए वे अकेली ही अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई पर चल पड़ी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? आधी रात को जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी तो एक गहरे धमाके और सिर पर से कोई चीज टकराने से उनकी नींद खुल गई। उनके कैंप के ठीक ऊपर विशाल बर्फ का पिंड गिर गया था। कैंप नष्ट हो गया था। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और विशाल हिम पिंड को या जो कहोगे हिम, जो बर्फ के जो खंड थे उनको हटाकर कठोर बर्फ की खुदाई की। इसे लेखिका तंबू से बाहर निकल सकी। अगर कुछ देर और हो जाती तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। नेक्स्ट है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई के लिए भोजन, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठे किए। इस तैयारी के बाद वे अपने साथियों की और जय जो पीछे रह गए थे उनकी मदद के लिए थर्मस में जूस और चाय भर के नीचे उनको देने के लिए भी चली गई। प्रश्नोत्तर का 3rd पार्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो इसका उत्तर होगा, अग्रिम दल का नेतृत्व करते हुए उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा जो मुश्किल थी, खुम्बु हिमपात आने की स्थिति से पर्वतारोहियों को अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि उनके दल ने हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का सारा रास्ता साफ कर दिया है। वो किस तरह साफ किया है कि रस्सियां बांधकर, पुल बनाकर तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर दिया है, मतलब निशानियां लगा दी हैं कि कहाँ से निकलना है। और बड़ी कठिनाइयों के बारे में भी उन्होंने सब बता दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि ग्लेशियर जो है वे बर्फ की विशाल नदी है, साथ ही बर्फ अभी भी गिर रही है। तो इस अनिश्चित परिवर्तन के कारण अब तक की जो भी तैयारी की गई है वो सब बेकार हो सकती है। जो उन्होंने रास्ता चिन्हित किया है, रस्सियां बांधकर पुल बनाया है, वो सारा बेकार हो सकता है। तो फिर से दोबारा रास्ता खोलने का काम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें याद रखना पड़ेगा ये सब कि ऐसा भी हो सकता है, तो इससे डरना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, बर्फ के खंडों के अव्यवस्थित तरीके से गिरने से हिमपात होता है। ये अनिश्चित और अनियमित होता है, इससे प्रतिकूल परिवर्तन आते रहते हैं। तो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वे नीचे की ओर गिरने लगते हैं। सतह पर गहरी चौड़ी दरारों के पड़ने से स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। तो पर्वतारोही जो हैं इससे मुश्किल में पड़ सकते हैं, उनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है, खतरा हो सकता है उन्हें। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? तो लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि रात 12:30 बजे के लगभग गहरी नींद में सोई लेखिका के सिर के पिछले हिस्से में कोई सख्त चीज टकराई और एक जोर का धमाका हुआ। लेखिका की नींद उसके कारण टूट गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी क्योंकि एक विशालकाय हिमखंड ग्लेशियर से टूटकर उनके तंबू पर गिर पड़ा था। इससे कैंप नष्ट हो गया और वे बड़ी तेजी से उनको कैंप के ऊपर से निकल रहा था।
और लगभग हर व्यक्ति घायल हो गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी बच गए थे कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि उसके साथ जो लेखिका के साथ जो उसके साथी पर्वतारोही थे, उनमें एक जय और दूसरा की था, जो काफ़ी पहले से लेखिका के साथ शिखर कैंप, लेखिका जो थी उनसे पहले काफ़ी पहले शिखर कैंप पर पहुंच गई। लेकिन इसके विपरीत जो उसने देखा कि वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसने सोचा कि मैं अपने साथियों की मदद करूं। तो वे चाय जूस आदि लेकर थर्मस में डाल के उनके लिए लेके फिर वहाँ से शिखर कैंप से नीचे की ओर गई। तो उसको जब वापस इतनी हाइट पर जाके फिर दोबारा नीचे आते देखा, तो की जो था वे हक्का बक्का रह गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए, उनका वर्णन कीजिए। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए थे। पहला बेस कैंप जो शेरपा लैंड में लगाया गया। दल के मुख्य नेता जो थे कर्नल खुल्लर, यहीं से हर एक गतिविधि को देख रहे थे। तो यात्रा संबंधी मुश्किलों के बारे में उपनेता प्रेमचंद भी यहीं से सावधान कर रहे थे। दूसरा कैंप 1 के नाम से हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात की अवस्था में सामान इत्यादि उठाने का अभ्यास किया गया। तीसरे कैंप को कैंप 2 कहा गया। 16 मई की सुबह दल के सभी लोग यहाँ पहुँचे। घायल शेरपा की यहाँ चिकित्सा की गई थी, उसका इलाज किया गया था। कैंप 4 कैंप 3 के नाम से लोहोत्से की पहाड़ियों में लगाया गया। यहीं लेखिका और उसके सोए हुए साथियों के तंबू पर विशाल हिमखंड गिर गया, जिससे सारा कैंप नष्ट हो गया था। 5वां कैंप अर्थात कैंप 4 समुद्र से 7900 मीटर ऊपर स्थित था और कैंप 4 से ही शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। इसे 29 अप्रैल 1984 को अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने लगाया। छठा कैंप साउथ कोल में लगाया गया। यहाँ से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू की गई। 7वां कैंप शिखर कैंप पर्वत की सर्वोच्च चोटी के ठीक नीचे लगाया गया। इस कैंप में लेखिका और अंगदोरजी केवल 2 घंटे में पहुंच गए। चोटी पर पहुंचने से पहले सबने यहीं आराम करके चाय पी थी। 6 क्वेश्चन है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बड़ी खतरनाक थी। उस पर बर्फ जमी हुई थी, जिससे चढ़ाई सीधी और खतरनाक तरीके से ढलाऊ थी। चट्टानें ऐसी थी जैसे शीशे की चादरें हों। बर्फ काटने के लिए लगातार फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज गति की हवा बह रही थी, जिससे बर्फ के कण उड़ रहे थे। इससे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत शिखर इतना संकीर्ण था कि 2 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। तीखी ढलान में खुद को टिकाए रखना कठिन कार्य था, इसलिए उन्होंने बर्फ को तोड़कर अपने टिकने लायक जगह बनाई। प्रश्नोत्तर का 4th पार्ट है, घ भाग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय भी देख लेते हैं हम। पहला आशय है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो इसका आशय होगा कि कर्नल खुल्लर के इन शब्दों का आशय ये है कि ये कर्नल खुल्लर ने कहे थे ना ये शब्द, तो उनका ये आशय है कि ये जो एवरेस्ट अभियान है ये खतरों से भरा हुआ है। हर कदम पर, हर स्टेप पर सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा साहसिक और महान कार्य करते हुए किसी सदस्य की दुखद मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे अभियान में इस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे खतरे भरे पड़े हैं। सेकंड आशय है,
सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का एक गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो इसका आशय यह है कि अव्यवस्थित हिमपात एक डरावनी घटना है। इससे धरातल में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे गहरे और चौड़े गड्ढे बन जाते हैं। इनमें गिरकर मनुष्य का जिंदा रहना लगभग असंभव होता है। लेखिका को ये बात और भी डरावनी लगी कि इस हिमपात से उनके साथियों को हर रोज जूझना पड़ेगा। हो सकता है कईयों की मृत्यु भी हो जाए। थर्ड आशय, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो इन पंक्तियों से ये आशय है कि लेखिका अपनी हिम्मत और साहस के कारण एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इस महान उपलब्धि के क्षण में भी वे ईश्वर और अपने माता पिता को नहीं भूली। उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए अपने महान कार्य का प्रेरक ईश्वर और माता पिता को ही माना। अर्थात कहने का भाव ये है कि उन्होंने अपनी जो ये सफलता हासिल की, इसका श्रेय उन्होंने ईश्वर और अपने माता पिता को दिया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।